स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंजीनियर की इस इमेजिनेशन पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और लेकर के मैं हाजिर हूँ फिजिक्स के क्वेश्चंस और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन और टेंशन पुलिस में अगर हम लोग को समझना है तो हम लोग पुलिस के क्वेश्चन करें और कॉन्सेप्ट को समझें, जो कि आईआईटी नीट के लिए, जेईई के लिए, आईआईटी एंट्रेंस मतलब जाने के लिए हम लोग को जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, पुली के कॉन्सेप्ट में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें बहुत सारी पुलिस लगी होती हैं, बहुत मोशन होगा, कंस्ट्रेंट मोशन कैसे होगा, कभी स्ट्रिंग का वेलोसिटी पूछ लेगा, कभी पुली का स्ट्रिंग वेलोसिटी पूछ लेगा, किसमें हम लोगों को कौन सा वेलोसिटी लेकर के चलना है, इन सबको बहुत स्टेप वाइज स्टेप मैं चलता हूँ लेकर के और इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था और कहा, यूट्यूब पर भी मैसेज किया और कहा कि सर ये टॉपिक में अभी क्वेश्चन हम लोग को और प्रैक्टिस करना है। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग तैयार हैं और मैं आप लोगों को भी अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर उसके क्वेश्चंस या उसके वीडियोस फिर से अगर आपको बनाने हैं तो कृपया आप YouTube पर मैसेज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पुलिस के क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। मतलब छोटे से छोटे प्रॉब्लम को, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इन चीजों को समझने के लिए इस पॉलिश क्वेश्चन को। तो हमने कहा कि देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे पुली का मतलब क्या होगा। पुली मतलब क्या है? पुली कुछ होता नहीं है, एक सर्कुलर डिस्क है और उसके जैसे अगर हम लोग कहें कि पुली एक सर्कुलर डिस्क है, डिस्क तो देखा होगा ना, चकती जिसको हम लोग कहते हैं, इस पे ग्रूव्स बने होते हैं और ये फ्रिक्शनलेस माना जाता है और इसका कोई मास भी नहीं लेते हैं और यहाँ पर ये हिंज होता है और हमने कह दिया कि किसी दीवार से अगर ये है या तो मूवेबल होगा या तो फिक्स होगा, दीवार से बंधा हुआ है, तो इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर है और इसमें एक रस्सी जो पास हो रही है ना, इसके रस्सी से ये इस डायरेक्शन में, हमने कहा कि ठीक है सर, यहाँ से यहाँ ये ऐसे, एकदम सिंपल सी बात अगर हम लोग करेंगे, दो मासेज हैं हमारे पास M1 और M2, दोनों अगर रेस्ट में तभी हो सकते हैं जब दोनों का मास बराबर हो। यहाँ पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है और ये रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल है, मतलब फैल नहीं सकती और रस्सी भी मासलेस है। सर इतना एजम्पशन क्यों लिया गया है ये मासलेस है? हमने कहा कि इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर हमारे पास ये रस्सी में यहाँ और रस्सी और पुली के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो इनका टेंशन अलग अलग होगा। तो पहली बात तो हमें इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि इनमें टेंशन अलग अलग है। हमने कहते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली है और ये जो हमारे पास स्प्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है, फैल नहीं सकती या सिकुड़ नहीं सकती। तो हमने कह दिया कि चलो ठीक है भाई, हमारे पास इसमें जो टेंशन होगा एकदम पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होगा। रस्सी हमेशा टाइट होनी चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रस्सी एकदम स्लैक हो गई है, ढीली हो गई है, उस फॉर्मेट में नहीं। सिकुड़ने का मतलब मेरा ये था कि वो ढीली नहीं हो सकती। अब हम लोगों को इनके क्वेश्चन, अब हमारे पास मूवेबल पुलीज आ जाता है, कंस्ट्रेंट मोशन हमें देखना होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ब्लॉक रखे हो और हमारे पास पुलिस से गुजरता हुआ अगर कोई रस्सी से कनेक्टेड है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो आइए हम लोग एकदम बेसिक पार्ट से एकदम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे छोटा क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो सबसे छोटा क्वेश्चन तो हम यहीं पर देख सकते हैं। सबसे छोटा क्वेश्चन बनने के लिए हमने कह दिया, देखो सबसे पहले तो हमसे अगर ये दो, एक पुली दे दिया, सिंपली दो मास कनेक्ट कर दिए और ये बोल रहा है कि मास M1 इज ग्रेटर देन M2, यानी हमारे पास जो पहला मास है ये जो ये मास है हमारे पास ये ज्यादा है और ये मास क्या है, कम। तो हम लोग ये जानते हैं सिंपली कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा और अगर ये डाउनवर्ड वेलोसिटी से मोशन करेगा तो ये अपवर्ड जाएगा। इसका एक्सेलरेशन a है तो हमने कह दिया कि इसका एक्सेलरेशन a होगा। अगर नेट फॉर 0 होगा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग एकदम रेस्ट से इसको छोड़ेंगे तो जो मास ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा और जो मास हमारे पास कम होगा वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा, पुली के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ का जो मास है वो अपोजिट मोशन करेगा, यानी एक को अगर आपने पॉजिटिव लिया तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू पुली। ये क्या सर बता रहे हैं? हमने कहा कि देखो बच्चा लोग, हम लोग आगे भी अभी कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे तो इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग बातचीत करेंगे।
अब हमने कह दिया कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन है। इसमें रस्सी में टेंशन काम करेगा, हमने कह दिया कि ठीक है भैया रस्सी में टेंशन। हमने कहा कि M1 और M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए सिंपली। हमने कह दिया कि M1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो ये है M1 ब्लॉक। हमने कह दिया कि ये M1 ब्लॉक है तो M1 पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा M1G, अर्थ ने लगाया, और जो टेंशन लगेगा ऊपर T। अब ये बताओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये फोर्स ज्यादा होगा कि ये फोर्स ज्यादा होगा? हमने कहा कि सर ये ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। हमने कहा कि ठीक है भाई एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। अब एक्सेलरेशन डाउन है तो F नेट कितना हो जाएगा? अगर मैं कहूं कि F नेट की बात अगर किया जाए तो F net इज टू M1G माइनस T। और हम जानते हैं कि F net, न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में हम लोगों को क्या बताया है? F net इज होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो भैया इसका मास कितना है? M1। तो हमने कह दिया कि M1 इनटू A इज टू M1G माइनस T, इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अरे सर बहुत आसान था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, पहले डिसाइड किए कि किधर जाएगा, फिर उसके बाद हम लोगों ने टेंशन और फोर्स उस पे अप्लाई करके जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। अब अगर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए अगर हमसे कह दिया जाए FBD ऑफ M2, FBD ऑफ M2, मेरे प्यारे बच्चों इसका भी वेट नीचे काम करेगा M2G, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है ऑलवेज, और इस पर जो टेंशन काम करेगा ऊपर ही काम करेगा, और इसका एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है। तो इसमें कौन ज्यादा होगा सर? हमने कहा कि भाई इसमें T ज्यादा होगा। तो हमने कहा कि T माइनस M2G नेट फोर्स हो जाएगा। सर जिसमें से ज्यादा होता है उसमें से कम वाले को घटा देंगे तो हमें नेट फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? नेट फोर्स। तो T माइनस M2G इक्वल्स टू M2 इनटू A। ठीक है, अब हमने कहा कि ठीक है सर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, वो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दो इक्वेशन और दो अननोन। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इजीली एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं और टेंशन भी निकाल सकते हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें हैं दूसरा वाला इक्वेशन, यानी M2A इक्वल्स टू T माइनस M2G इक्वल्स टू, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाए। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें यानी जोड़ दें, सॉल्व करने का मतलब हमें केवल क्या करना है? जोड़ देना है। तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, और एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? हम लोगों को मिल जाएगा टेंशन। अब हमने कहा कि सर क्या इसके फॉर्मूले याद रखने हैं? नहीं बेटा, इसके फॉर्मूले बिल्कुल याद ना रखो, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को आप लोग देखा करो। अब देखो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी मोशन या काइनेमेटिक्स की अगर बात होगी या काइनेटिक्स की बात होगी, अरे दोनों बात कह रहे हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में या कहीं पर भी हम लोग बात जब करेंगे, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मेरे प्यारे बच्चों अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो हम वर्टिकल की बात नहीं करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। कभी कभी बच्चा लोग ये कहने लगता है कि सर अगर वेट लग रहा है तो वेट हमेशा अपोज करेगा। नहीं, वेट हमेशा अपोज करेगा जरूरी नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि हमारा मोशन किस डायरेक्शन में। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा और हमारे पास वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है तो कभी भी हमारे पास वेट उस पर उसके मोशन पर इफेक्ट नहीं डालेगा डायरेक्टली। कब डाल सकता है सर? इनडायरेक्टली। हमने कहा कि फ्रिक्शन के रूप में जब नॉर्मल रिएक्शन हमें देखना होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जब देखना होगा, फ्रिक्शन अगर होगा तब उसमें हमारे पास इफेक्ट डालेगा। इनके क्वेश्चन कैसे करें सर? हमने कहा कि ये तो सबसे आसान है सर, ये तो हर कोई कर लेता है, कोई भी कर लेगा। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग बेसिक से टफ लेवल पर चलेंगे। हम लोग इसके 2 या 3 अलग अलग वीडियो बनाएंगे, हर एक कंस्ट्रेंट मोशन कैसे होगा, कैसे हमारे पास जो वर्क डन होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल फोर्सेस की वजह से जीरो होता है, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। अब इसका दूसरा फॉर्मेट अगर मैं देखूं तो ये कहो, देखो भैया अगर हमारे पास कोई ब्लॉक है, अभी हम लोगों ने कहा कि क्वेश्चन नंबर फॉर्मेट 1 था, वो क्वेश्चन नंबर इसको 2 कहते हैं, वो सबसे सिंपल था, दोनों मास हैंगिंग थे। अब हमने कहा कि एक मास को हॉरिजॉन्टल कर, देखो इसकी वैरायटी जो बन सकती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैरायटी हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। अब हमने कह दिया कि एक मास को हम लोग हॉरिजॉन्टल रख देते हैं, रख दिया सर, और दूसरा जो मास है हमारे पास उसको हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन
फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा सरफेस है बेटा? फ्रिक्शनलेस। हमने कह दिया कि M2 है, ये M1 है। अगर यहाँ पर M2 ज्यादा हो या M1 ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आना चाहता है और इसको पीछे रोकने वाला है। ये हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, वर्टिकल। पहले तो इस बात से फर्क पड़ता था, यहाँ पर एक चींटी को भी बांध देंगे बेटा तो ये हमारे पास आराम से इसको हॉरिजॉन्टली खींच लेगा सर, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन अगर होता तो हमारे पास इसका ऑपोजिशन होता, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन तो होगा ही होगा। अब हमें देखना है कि मोशन किन किन वजहों से होगा। तो हमने कहा कि इसमें भी एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया, केवल इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। हमने कहा कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है सिर्फ उसी डायरेक्शन के फोर्सेस को हम लोग बातचीत करेंगे। ये पुली है, ये हमारे पास कनेक्टिंग, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज। सर इसमें पुली, हमने कहा कि पुली लगा है भाई, पुली यहाँ पर लगा हुआ है, इस बात को समझिए। हमने कहा कि मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडी से कह सकते हैं। हमने कहा कि सर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, हमने कह दिया कि FBD ऑफ M1 अगर हम लोग बनाए तो क्या होगा। हमने कहा कि देखिए भैया, M1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा M1G और ऊपर हो जाएगा टेंशन T और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। हमने कह दिया कि चलो इसका एक्सेलरेशन A है तो हमने कह दिया कि इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। अब बताइए, हमने कहा कि M1G - T। सर ये नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा यार। हमने कहा कि देखो, अगर एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे लग रहा है और फिर भी ये नीचे जा रहा है, भाई मैंने एक एग्जांपल पिछले वीडियोस में भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं। एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है और मैं इधर जा रहा हूं, तो ये वाला फोर्स हमारे पास क्या होगा? ज्यादा, और इधर ज्यादा नेट फोर्स काम करेगा। तो न्यूटन हमसे बोल करके गए थे, हम सब लोगों से बोल करके गए थे कि सर अगर नेट फोर्स काम किया तो एक्सेलरेशन होगा। तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी mg - t इक्वल्स टू m1 इनटू a। बच्चा लोग ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स, और ये क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग जो अभी पढ़े थे ना F इक्वल्स टू m में, F इक्वल्स टू m इनटू a। बच्चा लोग जो लोग नहीं पढ़े होंगे F इक्वल्स टू m में, प्लीज सी इन द वीडियो। मैंने एकदम सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट भी बना रखा है और उस प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को शुरू से आप देखेंगे, आपको हर चीज क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों। M1G - T इक्वल्स टू ma, इसको हमने कह दिया M1a, इक्वेशन नंबर 1। अब बारी आती है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, FBD ऑफ M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बातचीत करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको ये बताइए कि M2 के ऊपर हम लोग केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, ये टेबल हॉरिजॉन्टल है और इसको ये रस्सी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचेगी। तो क्या हमें रिएक्शन और वेट दिखाना है? नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएं? इसका रीजन है क्योंकि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने कह दिया कि अगर ये M2 है, क्या है बेटा? M2। तो M2 पर हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहा है केवल टेंशन T लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन A है और मास M2। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को बताइए कि इस पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? केवल T। तो F net यानी F net is equals to mass into acceleration और ये T is equals to m2 into a। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम इजीली इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा टेंशन का भी और एक्सेलरेशन का भी। इस टेंशन की वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे और हम लोग आसानी से एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमने कहा कि देखो इसमें सॉल्यूशन रखने का कोई मतलब नहीं है, इसके आंसर याद रखने का कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अब हमने कहा कि ठीक है सर, दोनों वर्टिकल थे तब हम लोग देख चुके हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल था तब देख चुके हैं। अगर एक वर्टिकल हो और एक इंक्लाइंडेड हो या दोनों इंक्लाइंडेड हो तब भी हम लोग देख सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम भी हम लोग समझ चुके हैं। उसके बावजूद अब हम लोग देखें कि अगर हमारे पास तीसरा कंडीशन अगर आएगा तो इस कनेक्टिंग बॉडीज को एक को इंक्लाइंडेड प्लेन पर रख दिया जाएगा, एक वर्टिकल। दूसरा हमारे पास आएगा कि दोनों को इंक्लाइंडेड प्लेन पर रख दिया जाए, तो उनके बीच में एक्सेलरेशन कैसे होगा और कैसे नहीं।
एक्सीलरेशन निकालने का एक और बहुत आसान तरीका है बेटा, हम कहें कि पूरा सिस्टम पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है। हमने कहा कि अगर इस पूरे सिस्टम की बात किया जाए तो इस सिस्टम को इस दोनों मासेज में कौन सा मास हमको मोशन कराना चाहता है, यानी मोशन कराने वाला फोर्स m1g है। और अगर इस पूरे सिस्टम को एक ले लिया गया है तो ये टेंशन जो होगा इंटरनल फोर्स, यानी हमारे पास टेंशन की हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। तो हम लोग को बातचीत किसकी करनी पड़ेगी, केवल m1g की करनी पड़ेगी। और टोटल दो मास इनर्शिया अगर देखना होगा तो दोनों मासेस का लेंगे तो हम डायरेक्ट एक्सीलरेशन भी लिख सकते थे। कैसे डायरेक्ट एक्सीलरेशन लिख सकते थे, हमने दे दिया कि F net इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो F net हो जाएगा m1g इज इक्वल्स टू टोटल मास m1 प्लस m2 इनटू a। तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो बेटा करने का तरीका है, हालांकि टाइम हम लोग को बचाना है और टाइम बचाना है तो हम लोग इजीली हम लोग इन फॉर्मेट्स पर भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। हालांकि मैं ये पहले ही बता चुका हूं, मेरे प्रीवियस वीडियोस में ये ऑलरेडी है। तो हमने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग इस बात को समझ गए, एक्सीलरेशन अगर आ गया तो इसमें वैल्यू रख देंगे, तुरंत हमारे पास टेंशन आ जाएगा। मतलब हम लोगों को अब तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम इस एक्सीलरेशन का वैल्यू इस पर रख देंगे किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, तो हमारे पास टेंशन कितना आ जाएगा, T इक्वल्स टू m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मेरे प्यारे बच्चों इसमें और ज्यादा हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग एकदम ऐसे आसानी से कर सकते थे, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। और सेपरेट वीडियो बना करके रखा हूं मैं फ्री बॉडी डायग्राम का विद डेफिनेशन। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जिस बॉडी का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है उसको सभी कॉन्टेक्ट सरफेसेस से अलग कर दिया जाए और उस पे जितने भी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैं इंक्लूडिंग रिएक्शन, वेट एंड एक्सटर्नल फोर्स, सबको अगर हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से शो कर दे तो फ्री बॉडी डायग्राम। हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया लेकिन केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को दिखाए हैं, तो हमें जो जरूरत होगा हम लेंगे। बाकी हम यहाँ पर वेट और इसका रिएक्शन भी दिखा सकते थे जिसकी जरूरत नहीं थी। ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। किसी को भी दिक्कत है तो तुरंत का तुरंत आप मैसेज जरूर करिएगा, और अगर नहीं है कोई दिक्कत तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम, मतलब दूसरा क्या सर, दूसरा तो आपने बताया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हमने कहा कि सर देखिए अब हम लोगों को ये समझना है कि जो बॉडी है, एक जो बॉडी है वो इंक्लाइंटेड सरफेस पे रखी हो। कहाँ रखी हो बच्चा, इंक्लाइंटेड सरफेस पर रखी हो। तो आइए इंक्लाइंटेड सरफेस की बात अगर हम लोग करें, इंक्लाइंटेड सरफेस पर अगर हमारे पास बॉडी रख दी जाए, हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 टाइप ऑफ थर्ड हम लोग कह सकते हैं। अब हमने कहा कि देखो एक जो बॉडी है हमारे पास कुछ ऐसे इंक्लाइंटेड सरफेस पे रख दी गई। मैक्सिमम वेराइटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर बॉडी रख दिया गया और ये एक पुली हमने बना दिया और यहाँ से एक दूसरा मास बना दिया। तो जिस इंक्लाइंटेड सरफेस पे रखे हुए उसका एंगल दिया होगा, हमने कह दिया थीटा है। अब इसमें मास m1 और m2 इट विल डिपेंड कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो हम लोगों ने मान लिया कि m2 ज्यादा है, लेकिन m2 ज्यादा हो तो ये जरूरी नहीं है कि इधर से ही हमारे पास मोशन होगा। क्यों सर, क्योंकि इससे कंपोनेंट्स काम करेंगे, टोटल वेट काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करें, हमने कहा कि देखो किसी भी डायरेक्शन में तुम एक्सेलरेशन मान लो, अगर अपोजिट आना होगा तो माइनस में आ जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन जो आपने माना है वो डायरेक्शन सही है तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। अब हमने कहा कि ठीक है सर, मान लिया जाए कि इस बार एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो हमने कहते हैं कि अगर ये इधर देखो, जो एक्सेलरेशन इस रस्सी का लेंथ नहीं बढ़ सकता, अगर एक ही रस्सी है उससे कनेक्टेड अगर कोई बॉडीज हैं तो उनका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मस्ट है कि सेम होगा। अगर वो उस एलॉन में हमारे पास लगा हुआ है, सर इसमें और कोई दिक्कत हो सकता है क्या? हमने कहा कि हाँ बिल्कुल दिक्कत हो सकता है। अभी हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन की बात करेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब रस्सी का जो वेलोसिटी है हर एक पॉइंट पर सेम होगा। तो कैसे होगा उस चीज को हम लोग देखेंगे। आप बताओ, हम लोग अगर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट से करें तो इसको नीचे ले जाने वाला कौन सा फोर्स है? हमने कहा कि सर देखिए वेट इसका जो काम करेगा m2g नीचे काम करेगा, और इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो m2g sin थीटा होगा।
और रोकने वाला फोर्स कौन सा है, इसका वेट होगा m1g। अगर हम इस पूरे बॉडीज को अगर एक ही मान लेते हैं तो इसका जो टेंशन होगा बेटा वो टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और इंटरनल फोर्स का हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं। कभी कभी उधार अगर अपने घर वालों या अपने बहुत अच्छे दोस्तों से ले लिया है तो उस उधार का उतना टेंशन नहीं होता। अगर रियल फ्रेंड है तो, ना रियल फ्रेंड है तो फिर गड़बड़ बात है। तो भैया इंटरनल रेजिस्ट जो इंटरनल फोर्स है, मतलब मैं अपने आप से ही उधार ले रहा हूं तो ये कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई वर्क डन नहीं है, वो तो गलत बात है। तो नेट फोर्स जो काम करेगा, अगर हम कह रहे हैं कि ये एक्सीलरेशन है तो एफ नेट जो आएगा बेटा टोटल सिस्टम की बात करें तो m2g sin थीटा माइनस m1g आएगा। सर अगर इधर हमने एक्सीलरेशन माना होता तो m1g माइनस m2g sin थीटा आ जाता, और एफ नेट जो होता है हम जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कौन कौन मास हमारे पास मोशन कर रहा है बेटा, हमने कह दिया कि m1 प्लस m2 यानी m1 प्लस m2 इनटू में a इक्वल हो जाएगा m2g sin थीटा माइनस m1g। ये एक्सीलरेशन हम लोग डायरेक्ट यहां से निकाल लेंगे m2g sin थीटा माइनस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब हमने कहा कि ठीक है, अभी हम लोग इस बात को समझें, इस बात पर अगर हम लोग बातचीत करें तो हमने कहा कि ठीक है भाई ये एक्सीलरेशन आ गया, इसका अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी हमें टेंशन निकालना है तो टेंशन T ऊपर काम करेगा और m1g नीचे काम करेगा और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं। अब देखो इसका लंबा चौड़ा वैल्यू है, इतना बड़ा वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन बहुत बड़ा बन जाता है, टफ बन जाता है। वो ऐसे इक्वेशन को हम लोग को उस पर लोड लेने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होना है उसके लिए। हमने कहा कि ठीक है सर क्या करना है, हमने कह दिया कि इसको हम लोग कह देंगे t माइनस m1g इक्वल्स टू m1 इनटू a। ये इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू डायरेक्ट, और हमें a मालूम है, m1 मालूम है, g मालूम है, तो t की वैल्यू हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को ओवरहेड ना कीजिए और किसी को याद मत करिए। अगर इनके एक्सप्रेशंस को याद रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का नेट फोर्स अगर हमें मालूम होगा तो हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन। तो तीसरा फॉर्मेट क्या होगा, तीसरा फॉर्मेट मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं। कैसे छोड़ रहा हूं, मैंने कहा कि पहले उसका डायग्राम तो बनाइए। फोर्थ फॉर्मेट हमने कहा कि फोर्थ फॉर्मेट दोनों जब हमारे पास बॉडी इंक्लाइंडेड हो, दोनों बॉडी इंक्लाइंडेड हो, देखो मैं पुली का एकदम 0% से कर रहा हूं और हम लोग इसके 2 3 4 फैक्टर हम लोग कर लेंगे, पार्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बहुत लंबा हो गया तो हम लोग उसको मतलब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो एक ही साथ नहीं करते, हम लोग उसको 2 3 3 पार्ट में कैटेगरी में कर लेते हैं। इसके बाद फ्रिक्शन हम लोग पढ़ा जाएगा। तो अब हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर अगर फोर्थ का फॉर्मेट है करेक्टिंग बॉडीज में, तो हमने कह दिया कि मान लिया हमने कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं क्या सर, हमने कहा आया न्यूमेरिकल भी कर लिया जाए ना, क्या दिक्कत है हम लोगों को। हम लोग जब कॉन्सेप्ट समझ ही गए हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी देख लेते हैं। इसका मास हमारे पास है 10 kg और इसका मास है 20 kg। तो सर इसका इंक्लाइनेशन भी कम है, मतलब सर इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको 20 kg मान लेते हैं। मानने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं जो बताना चाह रहा था उस बात पे आप लोग समझेंगे। इसको हमने कह दिया कि ये 10 kg। सर ये छोटा लग रहा है, चलो सर पहले सॉल्व भी कर देते हैं। हम लोग इस बात को, ये बड़ा लग रहा है तो इसको 20 kg ले लो सर, 20 kg। हमने कहा कि ठीक है सर 20 kg और इसको 10 kg। हमें एक्सीलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करना है। अब हमने कह दिया कि अगर इस डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन हो रहा है, हमने मान लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए कि अगर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा होगा तो इसको जो नेट फोर्स, ये वाला इस पे फोर्स कितना लगेगा, देखो जितना इसका वेट होता है, जी का मान हम लोग को 10 रखना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने कह दिया कि ये 200 sin 30 होगा, 200। और इसको रोकने वाला जो फोर्स काम करेगा वो कितना काम करेगा, 100 sin 60। सर कहां से आया बता रहा हूं, घबराएगा कोई भी नहीं। हमने कहा कि देखो अगर ये 200 न्यूटन का था हमारे पास फोर्स, तो ये है 200 न्यूटन।
और ये है हमारे पास 30 न्यूटन और ये है हमारे पास 200 साइन 30। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 200 cos 30। सर इसका कोई लोड नहीं है कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर और प्लेन के परपेंडिकुलर मोशन नहीं हो रहा है, प्लेन के पैरेलल मोशन हो रहा है। और यहाँ पर भी हम लोग सेम ऐसे ही, अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग आसानी से, इसको जितना आप प्रैक्टिस में लाएंगे उतनी जल्दी आप चीजें सब सीख पाएंगे। अगर ये एंगल 60 है तो ये 60 होगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 100 साइन 60। तो हमें इन दोनों फोर्स से, यहाँ पे cos 60 वाला आएगा, हमें इन दोनों फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों क्या, ये तो खत्म हो गया है, इसका तो कंपोनेंट कर लिया, इस वाले फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मोशन कराने वाला फोर्स है और ये हमारे पास इसको रोकने वाला फोर्स है। तो F नेट कितना होगा, हमने कह दिया कि F नेट 200 साइन 30 माइनस 100 साइन 60। अब हमने कह दिया कि F नेट कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 इंटू A इज टू 200 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 यानी 100 माइनस ये हो जाएगा साइन 60 का √3/2 यानी 50√3। हमने कहा कि देखो भाई 50√3 जो वैल्यू है 1.7 होगा और इसका वैल्यू 2 से कम है यानी ये पॉजिटिव आ गया, यानी एक्सीलरेशन जो हमने माना है वो सही माना है, इसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं है, यही नीचे रहेगा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो, यानी हमारे पास आ गया 100 माइनस 50√3 डिवाइडेड बाई 30। एक 0 से 0 काट दो और चाहो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 माइनस √3 डिवाइडेड 5√3 डिवाइडेड बाई 3, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। सर अगर ये एक्सीलरेशन आ गया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ अगर अच्छा खासा दे देता, यहाँ पर डिग्री जो एंगल दे देता है जनरली 37 अगर दे देता है 53 दे देता तो बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन। तो मतलब न्यूमेरिकल करने से मतलब न्यूमेरिकली प्रॉब्लम इजी हो जाता। तो ये हमारा टेंशन नहीं है, ये तो क्वेश्चन कैसा दिया है उस पर डिपेंड करता है। अगर इतना एक्सेलरेशन आ गया, अब बताओ अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इसमें टेंशन T इधर काम करेगा, एक्सेलरेशन इधर काम कर रहा है, तो ये माइनस ये इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमको मालूम है, ये मालूम है, तो T निकाल लेंगे, निकल जाएगा कि नहीं। तो यही आप लोग का होमवर्क है कि इसका टेंशन T आप निकाल करके हमको बताइएगा और आंसर में कमेंट जरूर करिएगा। अब हमने कहा कि कंस्ट्रेंट मोशन का सर क्या क्वेश्चन और अलग अलग हो सकता है क्या? हमने कहा कि देखो जो अभी एक प्रॉब्लम मैं बताया था उसी प्रॉब्लम को एक्सटेंड करते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन एक फॉर्मेट में देखेंगे जो कि हमारे पास कंस्ट्रेंट मोशन की अगर बात होगी, कंस्ट्रेंट मोशन पुली से कैसे हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। बेटा इसको आइए देखिए, हम लोग देखते हैं कंस्ट्रेंट मोशन का कैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा और कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। मान लो अगर हमारे पास एक बॉडी है किसी इंस्टेंट पर, अभी तो ये एक्सीलरेशन पूछ रहा था, वहां पर एक्सीलरेशन भी पूछ सकता है। कंस्ट्रेंट मोशन में हम लोग हमेशा जनरली ये बात मानेंगे कि जो इंटरनल टेंशन है, इंटरनल फोर्स है, उसकी वजह से वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट टेंशन हमेशा काम करेगा। अब हमने कहा कि ठीक है भाई, क्वेश्चन का फॉर्मेट 5 यही सबसे इंपॉर्टेंट है और आज का आखिरी टॉपिक भी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 या 6 फॉर्मेट से अगले वीडियो में करेंगे। तो पहले ये वीडियो देखें, ये इस वीडियो देखें, क्वेश्चन देखें। हमने कहा कि देखो भाई, एक ब्लॉक है यहाँ पर, ये मतलब सॉरी टेबल है और यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये जो रस्सी स्ट्रिंग पहले वर्टिकल हो जाती थी, अब ये वर्टिकल ना हो करके ऐसे किसी ब्लॉक से कनेक्टेड, और एट दैट सिचुएशन इसका जो एंगल हमसे बन रहा है वो एंगल यहाँ पर मान लो हमने कह दिया कि 37 डिग्री। ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, इसका मास कुछ भी हो सकता है, ये कनेक्टेड है यहाँ पर, मतलब हवा में नहीं है। और अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो एट दैट पर्टिकुलर स्पीड at that particular time इस ब्लॉक A का इस ब्लॉक B का वेलोसिटी कितना होगा? तो ब्लॉक B का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, हमने कह दिया कि VV, इसका कांटेक्ट खत्म नहीं हो रहा है, इस वेलोसिटी को हमने कह दिया कि VV है ब्लॉक और VA इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड दिया।
अच्छा एक बात बताइए, जब रस्सी हमारे पास फैल नहीं सकती और रस्सी हमारे पास स्लैक मतलब ढीली नहीं पड़ सकती है, तो रस्सी के ईच एंड एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी मस्ट बी सेम। मतलब यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, 10 10 10 10 10 10। अब हमने कहा कि अगर यहाँ पर 10 है तो इसका वेलोसिटी चाहे तुम कुछ भी रखो, इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होना चाहिए वो 10 आना चाहिए। तो हम लोग कंपोनेंट करना जानते हैं, तो हमने कहा कि कंपोनेंट करना जानते हैं बच्चा लोग। तो ये बताइए इस वेलोसिटी v का मतलब वेलोसिटी vv अगर हम लोग देखें इस डायरेक्शन में ये एंगल 30 पर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसके इस डायरेक्शन में जो होगा वो कितना हो जाएगा, vb cos 37 जिधर से एंगल बनाता है, और इधर हमारे पास हो जाएगा vb sin थीटा। टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट, तो इसके वेलोसिटी से हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर मस्ट है कि ये 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, क्योंकि इस रस्सी का वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यह बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत का तुरंत बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया वेलोसिटी ऑफ बी? अगर हम लोग कहें कि वेलोसिटी ऑफ बी अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, vb sin cos 37 cos 57 का सॉरी 37 का जो वैल्यू होता है वो होता है 4/5। ट्रायंगल आप लोगों को याद होना चाहिए, ये अगर 4 है ये 3 है, तो ये एंगल हमारे पास 37 होगा और ये 5 होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है इज इक्वल्स टू 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम लोग ये कहें कि 50/4 यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गया बी ब्लॉक का, यानी हम बी ब्लॉक का वेलोसिटी एकदम आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? किसी को भी डाउट है तो तुरंत बताइए, अदरवाइज हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा बच्चा कि हमें ये समझ में आया कि नहीं। इसी फिफ्थ का अगर हम सेकेंड पार्ट अगर हम लोग कंसीडर करें, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट अगर हम लोग कंसीडर करें तो फिफ्थ का सेकेंड पार्ट क्या है? हमने कहा कि देखिए सर फिफ्थ का अगर सेकेंड पार्ट अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, इसी फॉर्मूले को, इसी क्वेश्चन को हम लोग जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और टेंशन के बीच के एंगल के प्रोडक्ट से हम लोग जीरो कर सकते थे। जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसी में हम लोग ऐसे अगर करते TA। चलो खैर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। और यहाँ पर पहले एक दूसरा क्वेश्चन है जो सेकंड पार्ट है फिफ्थ का, उस चीज को हम लोग समझते हैं। हमने कहा कि देखिए भाई ये एक पुली है और ये फिक्स्ड पुली है। फिक्स्ड का मतलब ये फिक्स नहीं है, मतलब ये कहीं जा नहीं सकती, और इससे एक हमारे पास ब्लॉक ऐसे और एक ब्लॉक ऐसे जुड़ा हुआ है। और हमने कह दिया कि देखो ये क्वेश्चन में हम लोग ये 53 और 37 इसलिए लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हर जगह हर बुक में हर फॉर्मेट में यही दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ा इजी होता है। हमने कह दिया कि चलो ठीक है भाई, अगर हम लोग कहें कि ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये बना रहा है, देखो ये एंगल 37 डिग्री है और इस एंगल को हमने कह दिया कि 53 डिग्री है, और ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। तो हमसे कहा कि अगर ए ब्लॉक 16 मीटर, 16 नहीं करते हम लोग, 16 से थोड़ा और हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, 12 मीटर पर सेकेंड का। कितने मीटर का है? 12 मीटर पर सेकेंड का। थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाए तो इस बी ब्लॉक का वेलोसिटी एट दैट गिवन इंस्टेंट, देखो बेटा ये हमेशा इतनी वेलोसिटी 12 पर है तो इसका वेलोसिटी हमेशा उतना ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सर, तो ये बताइए इसका वेलोसिटी v का कितना होगा। तो हमने कह दिया कि चलो ठीक है, इसका जो वेलोसिटी होगा ये vv हो गया। हमने vv मान लिया और vv हम लोग को फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी कितना होगा। तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके पास दो कंपोनेंट है, एक इस रस्सी के डायरेक्शन में और इस रस्सी के परपेंडिकुलर। तो रस्सी के डायरेक्शन में कितना है 12
ये 37 है तो ये भी 37 होगा, 12 cos 37। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग जो है, मतलब हम लोग कहें कि वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग जो है वो कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 12 cos 37। तो ये 12 cos 37 से इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये भी मस्ट है कि कितने वेलोसिटी से आ रहा होगा, vs यहाँ पर कितना होगा 12, 120 लिख दिया क्या, 12 cos 37 होना चाहिए। अब इसकी वेलोसिटी कैसे भी निकालो, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होना चाहिए, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट, देखो टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, वो हो जाएगा vb cos 53 डिग्री। अब हमने कहा कि ठीक है भाई इन दोनों वेलोसिटी बराबर होने चाहिए, तो हमको बताइए कि हमारे पास 12 cos 37 डिग्री इक्वल्स टू vb cos 53। तो हम लोग कहें कि इसकी वैल्यू रख देते हैं 12 cos इसका हो जाएगा 4/5 इक्वल्स टू vb इक्वल्स टू हो जाएगा vb इंटू 3/5, 5 से 5 कट गया तो vb इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, देखो ये 4 हो गया, तो यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भैया यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे मार्क करके कि हमारे पास vb इक्वल्स टू आ जाएगा, vb इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड, यानी 16 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। मैंने बच्चा लोग आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, इसी क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास आंसर है इसका कि ये v वेलोसिटी से एट दैट इंस्टेंट अगर ये 12 मीटर पर सेकंड से है तो ये 16 मीटर पर सेकंड से आएगा। हम लोग इसके और अच्छे और मजेदार क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्वेश्चन करेंगे, हमने कहा कि सर एक क्वेश्चन आपने दिया था, आपने उसका सॉल्यूशन भी बताया है, तो वो क्वेश्चन देखो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा, इसको रिमाइंड करके फिर से देखिएगा और आप आसानी से। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है सर, होमवर्क माने क्या, ऑनलाइन होमवर्क है क्या, चेक करना है। हमने एक क्वेश्चन कहा था ऐसे, इस क्वेश्चन का आंसर केवल इसी से आप लोग निकालेंगे। एक रिंग है और एक रिंग से स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पर एक पुली है और एक मास m है हमारे पास, और ये ऐसे हमारे पास रेस्ट में फिक्स में। अगर इसका वेलोसिटी, इसका मास कितना भी हो, इसका वेलोसिटी हमसे ये कह दिया जाए कि ये 12 मीटर पर सेकेंड है। कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, और ये 53 डिग्री, 12 क्या रखेंगे हम लोग, इसको ऐसे रख लेते हैं 12 में, इसको रख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो 53 डिग्री है। तो इस ब्लॉक ये ब्लॉक है, ये रिंग है, तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना और किस डायरेक्शन में होगा ये आप लोगों को बताना है। ये फॉर्मेट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है बेटा, फॉर्मेट वही है। एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ये 53 एंगल बना रहा है, तो आप इस मेथड का भी यूज करके आप इसको बना सकते हैं। एक और मेथड हम लोग समझेंगे जो कि अगले वीडियो में हम लोग किया जाएगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही है। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर से बताइएगा, आई विल बी रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी और जोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।